हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर चुके हैं। अभी हम लोग का जो है वो चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें पहला लेक्चर हम लोग का हो चुका है ना। तो आज हम लोग उसका अगले लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोटेंशियल के बारे में जानेंगे कि आखिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूज़ है, वो कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ वो होता है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम बात किए थे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात किए कि दो चीज़ें होती है यहाँ पे, है ना। सबसे पहला होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि एक चार्ज के बारे में होता है और दूसरा होता है इसका फील्ड के बारे में। ठीक है, फील्ड के बारे में। और यहाँ पे दूसरा पार्ट में हम लोग इसका पोटेंशियल और कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटर। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसका सबसे पहले ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में सेट है या नहीं है। जैसे कोई चीज़ का होता है कि टारगेट बना करके चलना, तो पहले यदि टारगेट अच्छा बना रहता है तो उसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे होता है ना कि मूवी का ट्रेलर, जब ये मूवी लॉन्च होना रहता है तो ट्रेलर पहले दिखाया जाता है, एक आइडिया लिया जाता है कि नहीं इस मूवी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हाँ वैसे तो पिक्चर वाला ट्रेलर तो अलग ही होता है, उसमें अट्रैक्ट करने के लिए बताया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले एक प्लान के रूप में उसको देखेंगे कि नहीं इसके अंदर हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, एक टाइम मैनेजमेंट भी रहेगा कि नहीं हमको ये चीज़ें इतना करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे कि चार्ज के बारे में और, है ना, चार्ज के बारे में और फील्ड के बारे में, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये चैप्टर 1 था। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटर के बारे में, पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटर के बारे में। तो यदि हम सबको एक दूसरे से लिंक करते हैं यहाँ पे, तो चार्ज है, एक चार्ज से क्या बनेगा, सबसे पहले चार्ज से यहाँ पे फील्ड बनेगा। चार्ज से क्या बनता था, फोर्स बनता था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स से क्या बना, फील्ड बना। फील्ड से क्या बनेगा, फील्ड से हमारा एनर्जी बनेगा यानी कि पोटेंशियल, और इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब चीज़ें यहाँ पे लिंक है आपको, है ना। तो चलिए, तो पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात किए थे यहाँ पे। तो कुछ फार्मूलाज जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, जितना पढ़े हैं पहले पोटेंशियल के बारे में। वैसे तो लेक्चर बहुत सारा हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक ये एनर्जी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात करें कि पोटेंशियल हमारा क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखे थे फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। इसको फॉर्मूले से यदि हम लोग लिखेंगे तो V इज इक्वल टू W/Q, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पहला फॉर्मूला। ठीक है, और इसी से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी निकाले थे। और यदि इसका फॉर्मूला निकालना है किसी एक पॉइंट पे जा करके, है ना, दूसरा जैसे यहाँ पे पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू या पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज से यदि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस नहीं, डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस है किसका, तो चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया दूसरा। थर्ड इक्वेशन, थर्ड फार्मूला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
किसके बारे में? तो सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग यहाँ पे एक चार्ज से, एक पॉइंट चार्ज से, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज से हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लिखें। अब यदि आपके पास मल्टीपल चार्जेस रहेगा तो, और कोई एक ऐसा चीज़, ये कोई डिवाइस नहीं रहेगा जिसमें मल्टीपल चार्जेस ना हो। चाहे आप अपने मोबाइल का बैटरी ले सकते हैं, बैटरी में जो पॉजिटिव चार्ज जो स्टोर हो रहा है आपका, है ना, वो क्या है? मल्टीपल चार्जेज है। ठीक है। अब किसी भी चीज़ को यदि चार्ज करते हैं तो देखिए, करंट से भले ही हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन जो चार्ज होने का कैपेसिटी रखता है, जिसमें स्टोर होता है, वो हम लोग का एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। चाहे आप कोई भी चीज़, चार्जेबल चीज़ ले लेंगे, ठीक है। हर डिवाइस, जितने भी प्रकार के हमारे मतलब समाज में बोले या फिर इंडिया में जो है, चाइना में है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे प्रकार के डिवाइसेस हैं जिसमें बैटरीज लगती हैं, उस बैटरी में जो चार्ज स्टोर होता है वो कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे अब स्टोर होगा तो किसके फॉर्म में? तो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वही एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकालेंगे, लेकिन किस में? तो एन पॉइंट चार्जेज में, मतलब मल्टीपल चार्जेज में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। बहुत सारा चार्जेस को लेकर के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जिसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू 1/4πε0। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग बार बार? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखें, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी लिख रहे हैं, है ना। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसका कांस्टेंट होता है? तो कुलम्स कांस्टेंट होता है। जहाँ भी चार्ज के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हम लोग का कुलम्स फोर्स काम करता है, और कुलम कांस्टेंट के फॉर्मेट में इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो समेशन हम लोग देंगे I इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। जो भी हम लोग चार्ज लेंगे, जैसे 10 चार्ज लिए हैं तो 10 लिखेंगे, है ना। 20 लेंगे तो 20 चार्ज लिखेंगे। मतलब काउंटिंग में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं नेचुरल नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो 1 से शुरू हुआ है, यहाँ पे n तक गया हुआ है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका? Q है तो Q लिख दिए, बटा R है तो R लिख दिए। Q कहाँ तक जाएगा? I तक। R कहाँ तक जाएगा? शुरू होगा I से, शुरू होगा N तक जाएगा। तो ये हम लोग का जो फार्मूला बना वो क्या बना? सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं। तो ये हम लोग फार्मूला था। ये चीज़ें हम लोग जो दोनों फार्मूला हम लोग लिखे हैं तीनों, वो हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यदि पिछला लेक्चर नहीं देखें तो पिछला लेक्चर जा करके देखिए, इसमें सभी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगे। लास्ट हम लोग का है चौथा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू या डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू या डाइपोल। चलिए, एक डाइपोल से हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है किससे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ठीक है। डाइपोल का हम लोग फार्मूला पढ़े थे। डाइपोल का फार्मूला क्या होता है? उसका नोटेशन होता है P, और P इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डाइपोल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0। ये तो लिखना ही लिखना है आपको, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। P cos थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा? R²। और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे P cos थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R का Q, है ना। R से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यदि R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक डाइपोल से हम लोग क्या किए यहाँ पे? अच्छा, P हम लोग यहाँ पे P डायरेक्शन यहाँ पे दिए हैं,
है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो P डॉट R जो होता है वो PR cos थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो साइन थीटा होता है और वो डायरेक्शन के साथ होता है। चलिए, तो ये 4 फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, एक सवाल हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन के, यह चार्ज अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। या चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter, find the potential at the surface of the sphere। चलिए, एक सवाल हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। सवाल हमारा क्या है कि एक चार्ज है ना, 24 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बताया गया है, ठीक है। तो एक चार्ज है 24 माइक्रोकूलम का जो दिया हुआ है, और एक होलो मेटालिक स्फीयर है ना, ऑफ रेडियस 0.2 मीटर दे रखा है। हमें पूछ रखा है कि इसमें पोटेंशियल क्या होगा, है ना, किस पे, तो सरफेस पे, है ना, और एट दी सरफेस ऑफ द स्फीयर। यदि हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर बनाते हैं तो इस स्फीयर में, है ना, सेंटर हमारा तो रहेगा, ओरिजिन यहाँ पे दे देते, ये ओ दे देते हैं सेंटर हम लोग का, ठीक है। और इस पे पूछ रखा है कि यहाँ पे इस सरफेस पे जो होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि गिवन में है वो उसको हम लोग लिख देते हैं। सवाल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, जो सवाल में दिया है उसको पहले लिख डालिए, और सबसे दूसरा, पहला तो हो गया वो कि जो सवाल में दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। दूसरा तरीका क्या अपनाना है कि यदि आपको सवाल नहीं समझ में आया है कि क्या दिया है, तो वो सबसे पहले आप उसका एसआई यूनिट को पकड़िए। एसआई यूनिट आपको बताएगा कि यह चार्ज है, कि ये करंट है, कि यह फिर और कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम यहाँ पे बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कूलम किसका एसआई यूनिट होता है, तो चार्ज का। जब चार्ज यहाँ पे लिखा है तो ठीक है, और नहीं लिखेगा तो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके एसआई यूनिट से पकड़ेंगे कि ये चार्ज दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि Q का वैल्यू जो है वो 24 माइक्रोकूलम दे रखा है। क्या ये एसआई यूनिट है चार्ज का, नहीं है। माइक्रोकूलम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, केवल हम लोग जब चार्ज पढ़ रहे थे तो उसका एसआई यूनिट क्या था, कूलम था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइक्रोकूलम बोल रहा है। इसलिए यहाँ पे माइक्रो को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये चार्ज का वैल्यू हम लोग का आएगा, कि चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, यहाँ पे रेडियस दे रखा है, यहाँ पे स्फीयर का रेडियस क्या है, 0.2 मीटर। चलिए, मीटर में है तो मीटर में ही ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, इसलिए मीटर ये ठीक है। चलिए, अब आप बात करते हैं कि पोटेंशियल, जो सवाल में बोला है वही चीज़ निकालेंगे। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, बस यही चीज़ें आपको लिखना है। यदि बोर्ड है, एग्ज़ाम है तो ठीक है, लिखना पड़ेगा, और बोर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर निकालिए और फार्मूला बैठाइए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द
सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला तो जानते हैं ना कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, लिख डालिए पहले, फॉर्मूला जानते हैं तो लिखिए, 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर होता है, चार्ज अपॉन आर होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ पे जो लिए हैं वो आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो हम लोग इसको रेडियस भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग रेडियस भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू क्या डालेंगे, अब बात आता है यहाँ पे कि पहला चैप्टर का यूज हुआ या नहीं यूज हुआ। जैसे यहाँ पे 1/4πε0 दे रखा है, तो 1/4πε0, पाई का वैल्यू आप 22/7 है, एप्सिलॉन का वैल्यू है ना, ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए ये पूरे सिस्टम का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है इसका वैल्यू। तो k का वैल्यू है ये 1/4πε0 क्या है, ये k है, और k हमारा क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, k क्या है हमारा, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 9 × 10⁹। अच्छा, ऐसा यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, इसलिए फाइनल हमें पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट लिख देंगे हम लोग, ठीक है, लास्ट में। चलिए, चार्ज, तो चार्ज बराबर हम लोग को दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, रेडियस, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 9 गुने, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 10 ऊपर में आएगा, है ना, 1 10 ऊपर में आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो, और 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 12 बार में, 12 को 9 से गुना कर सकते हैं यहाँ पे, और गुने यहाँ पे देखिए 10⁹9 है, और एक और आ गया तो 10 हो गया, तो 10 में 6 चला गया तो 4 बचेगा आपका, है ना, और इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 कितना होता है, 108 होता है, गुने 10⁴। लेकिन जब भी आपको आंसर लिखना हो ना, फिजिक्स का या हो या केमिस्ट्री का हो, वो आप सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 2 0 बढ़ा देते हैं यहाँ पे, 2 0 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए और 2 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका हो गया 1.08 × 10⁻6 हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट जानते हैं तो डाल दीजिए, ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वोल्ट होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्लियर है, यहाँ पे सवाल समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले क्या बोला है कि एक चार्ज है 24 माइक्रोकूलम का, जो दे रखा है एक होलो मेटालिक स्फीयर में, है ना, और रेडियस जिसका है 0.2 है, रेडियस इसका 0.2 है, पोटेंशियल चाहिए किस पर, तो सरफेस पे, तो सरफेस पे चाहिए, इसलिए रेडियस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लिए कि उसकी दोनों के बीच का, सेंटर और सरफेस का बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, कैपिटल आर है, इसलिए रेडियस हम लोग ले लिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ कि माइक्रोकूलम, नैनो, हाँ, नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ चार्ज से रिलेटेड जो चीज़ें यूज होती है ना, उसको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, है ना। बताना क्या है, लिखना है ना, और रट्टा मारना है। हाँ, बिना रट्टा मारे ये आप नहीं याद रख सकते हैं। इसके बाद इक्विपोटेंशियल शायद बता दिए थे। चलिए, अब मल्टीपल और सब मल्टीपल लिखते हैं किसका, तो पोटेंशियल का। तो ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के व्यू से, ठीक है, MCQ के व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, और केवल 12th में नहीं, जबकि कोई भी एग्ज़ाम में फिजिक्स, जहाँ भी कोई भी एग्ज़ाम आएगा ये वहाँ इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे है कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कहेंगे हम लोग क्या, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है यहाँ पे, हाँ ऐसे ही लिख चलिए 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको और हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻22 जूल। तो ये 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। चलिए दूसरा नंबर पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब बताइए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, तो किलो में हो जाएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ गया था 19 में 3 जुड़ा तो कितना हो गया 22 हो गया। अब 19 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और चार्ज का हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻। ये आप तो रट्टा मारे ही हैं पीछे अभी, है ना। तो मिले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कन्वर्ट करने के लिए, है ना। थर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए डायरेक्ट वैल्यू लिखें अब, हाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू +6 है तो +6 माइनस हो जाएगा तो -13 हो जाएगा। 4 आप फटाफट लिख देते हैं ताकि आपको भी आसान हो, ज़्यादा समय नहीं ले। गीगा वोल्ट, तो गीगा को क्या कहते हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 1.6 इंटू 10⁻, अब 9 घट जाएगा 19 में तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 5वां नंबर में टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 12 घट गया 7 बचा। तो ये जो है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है और सवालों में यूज होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और याद क्या रखना है किसको, तो यही चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, गीगा वोल्ट और टेरा वोल्ट, ठीक है। तो मिली किलो है ना। अच्छा माइक्रो भी है, तो माइक्रो क्या है 10⁻⁻6 जो कि पहले यूज कर चुके हैं हम लोग। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए टॉपिक का नाम हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसका एनर्जी निकालेंगे और ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। चाहे कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी क्यों नहीं ना कर रहे हों, ये आपका VVI है। VVI है, क्या है VVI कि पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जितना भी सारा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं पीछे, सारा चीज़ यूज होने वाला है ना। ये तो आप मान के चलिए जो हम पहले भी बताए कि पहला चैप्टर का यूज़ सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर का यूज़ थर्ड चैप्टर में, इस तरह से बढ़ते चलेंगे हम लोग, है ना, एक सीरियल से। पहला 12th में पहला जो चैप्टर ये बुक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से रिलेटेड, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। और जो 12th का पार्ट 2 बुक होता है, यानी कि 2 बुक होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से रिलेटेड, पार्ट 2 हो गया हमारा लाइट से रिलेटेड। जो लाइट आप जो देख रहे हैं ना, आपके फ़ोन से भी जो लाइट निकल रहा है, उस लाइट के बारे में भी देखेंगे कि लाइट का इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन के कारण ऐसा होता है ना।
जो कोई भी चीज़ को गर्म कर सकता है और कोई भी चीज़ को जला सकता है। ठीक है, तो लाइट में भी बहुत सारी एनर्जी होता है। अच्छा, एक चीज़ आप सोच के देखिए, आप लोग एक पढ़े होंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम जानते हैं कि एनर्जी को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो आखिर एनर्जी जाता कहाँ है ना। चलिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पूरे जो फिज़िक्स है और मैथ्स है वो दोनों मिल करके संसार को बसा दिया है। और संसार में यही चीज़ कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हम लोग के अंदर जितना एनर्जी है, हम लोग किस में, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी का एनर्जी बढ़ जाता है, पोटेंशियल। तो हर चीज़ में, और एनर्जी दो प्रकार का ही हम लोग पढ़े हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी स्थिरता के कारण, आने की रेस्ट के कारण होता है। तो ये दो चीज़ें जो आप यदि समझ लेते हैं तो हमसे यही कहा जाता है कि हमें एनर्जी चाहिए। आप कोई भी चीज़ बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि आप पढ़ेंगे कि हम क्यों खाते हैं, है ना, खाना क्यों खाते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी कुछ है नहीं, बस तरीका अलग अलग है लेकिन एक ही है। ऐसा ही यूनिट जो होता है एनर्जी का वो होता है क्या, जूल होता है, जो कि सब में ये फॉलो होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एनर्जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। और एक डाइपोल हम लोग लेंगे, है ना, डाइपोल के थ्रू अच्छा एनर्जी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में एनर्जी चाहिए, तो एक डाइपोल लेना पड़ेगा जो कि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगाए, है ना, लेकिन उसका नेचर अलग रहे। तो डाइपोल का यही हमेशा दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि डाइपोल का मीनिंग क्या होता है कि दो चार्जेज है सेम क्वांटिटी का और दोनों का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस है, सेपरेट है, और दोनों का नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा, और जिससे वो एनर्जी को अपना निकाल सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डाइपोल के को यूज़ करना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालना है। किस में डालना है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालना है। मतलब एक कंटिन्यूअस, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल देंगे और वहाँ से वो देखेंगे कि वो कितना पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रहा है। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती दबाए रखना ही पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। नहीं बोलते हैं कि कितना ताकत है, देखते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ के रखो या किसी भी चीज़ को दबा के, तो हम लोग का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी खत्म होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। अब सबसे पहले तो डायग्राम को समझना पड़ेगा। डायग्राम में तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात किए हैं। क्या क्या बात किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमें चाहिए, एक डाइपोल है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना देते हैं यहाँ पे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे आएगा। फिजिक्स में हम बार बार कहते हैं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, तो आप कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, बस लैंग्वेज बनाना है, लैंग्वेज में कोई मैटर नहीं। आप अलग अलग बुक लिख उठा करके देखेंगे तो अलग अलग बुक हर तरह से अलग अलग चीज़ बताया है ना। समझाने की कोशिश किया है कि नहीं बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अब ये इसी चीज़ को इंग्लिश में ना पढ़ के हम लोग चाइनीज में पढ़ते तो ये वर्ड जितना लिख रहे हैं हम लोग इंग्लिश, वो चाइनीज भाषा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रैक्टिकली रूप से विजुअलाइज करना है, अपने दिमाग में सेट करना है कि नहीं ऐसा चीज़ होता है ना। ठीक है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसा दिखा रहे हैं, क्या ऐसा ही रहता है, नहीं, है ना, आपको प्रैक्टिकल में अलग चीज़ दिखेंगी। तो वही चीज़ है कि एक हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से यूनिफॉर्म है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें प्लेस कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं। अच्छा, ऐसे ही क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे अभी हम लोग फोर्स निकालने वाले हैं और जो ये काम करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जानबूझ के ऐसे टेढ़ा दिखाए हैं। फिर केस आएगा तो ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा सकते हैं, ये केस में डाल देंगे। ऐसे दिखाने का मतलब क्या है कि हम एक एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तीन तरीके से बन सकता है। एक हो सकता है
कि पैरेलल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक हो सकता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग रख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करते हुए ऐसा निकल रहा है, उस चीज़ को दिखा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो थोड़ा इधर बना लेते हैं, है ना। देखिए अब इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, और इसके फॉर्मेट में भी ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, इसको इसका फील्ड हम लोग इधर दिखा देते हैं, इसका फील्ड हम लोग इधर दिखा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो हमारा होगा वो किस में जाएगा, तो माइनस क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे यदि फोर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू ई। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है? जब हम टॉर्क आपको बता रहे थे, तो टॉर्क यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक दोनों एक दूसरे का फोर्स नहीं लगाएगा तब तक यह रोटेट नहीं करेगा, और जब तक ये रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा तब तक हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे दे दिए, ये इस तरीके से ये खींच रहा है ना, एक दूसरे को ये ऐसे है पकड़ा हुआ, हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे, सॉरी, इस तरीके से हम लोग खींच रहे हैं। तो ऐसे खींचेंगे हम लोग, फोर्स लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये घूमने की कोशिश करेगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा, और ये कंटिन्यूअस जब रहेगा तो ये पूरा एकदम घूमने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हम लोग दे दिए हैं कि चलिए ये यहाँ पे थीटा है हम लोग का, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है आपका, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम लोग का 2a मान लेते हैं। चलिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो 2a है, एक यहाँ पे सेंटर होता है इसका, ठीक है। तो अब इसको तोड़ना है, अब इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, है ना। इस तरीके से जब भी रहता है तो एक हम लोग कॉस थीटा में और एक हम लोग साइन थीटा में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, पी है, पी है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे कह सकते हैं पी कॉस थीटा, और इसको कह सकते हैं पी साइन थीटा, जो कि हम लोग पीछे अभी लिखे भी थे ना कि पी कॉस थीटा। तो दो डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे तोड़ दिए हैं, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं पी कॉस थीटा और इसका लिख सकते हैं पी साइन थीटा। तो यहाँ पे 2a डिस्टेंस है, तो 2a साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2a साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्लियर है? बार बार हम इसको आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये सवाल आता है डेरिवेशन में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गया क्लियर इतना। अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, है ना। जब भी आप फिगर बनाएंगे तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा कि चलो कहीं से छाप लिया है, समझाया है नहीं, ठीक है, क्या क्या किया है वो बताया ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कंसीडर, हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग देखो कंसीडर कर लिए हैं, और इसको कहाँ ले जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसको ले जा रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या किए, इसको रख दिए ले जाके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, ये सिंबल क्या है, ई है। विथ अस डाइपोल, है ना, विथ इट्स डाइपोल मोमेंट, या फिर डाइपोल मोमेंट लिखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखिए या फिर डाइपोल लिखिए, ठीक है, गलत नहीं होगा, तीनों यहाँ पे सेम हो सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट भी लिख सकते हैं, और डाइपोल भी केवल लिख सकते हैं, ठीक है। तो डाइपोल यहाँ पे हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट P, है ना,
मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा ये बना रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बना रहा है, यहाँ पे थीटा बना रहा है, वो चीज़ लिख दिए। पहले कंसीडर किए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, और वहाँ से क्या बन रहा है कि एक हम लोग का एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है एंगल, ठीक है। किसके साथ, तो विथ द फील्ड। किसके साथ बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है, विथ द फील्ड। चलिए इतना भी लिखेंगे तो यहाँ पे काम चल जाएगा यार। और यदि पेज भरना है हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब किसी को मन है कि नहीं पेज हम थोड़ा सा और ज़्यादा लिखें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जिसको 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तो और भी यहाँ पे लैंग्वेजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, कि एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स जो है वो यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना। क्या है फोर्सेस का नाम, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस क्यू ए एंड माइनस क्यू ए, या फिर F1 और F2 भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, जैसी आपकी मर्जी। इसका नाम F1 दे देंगे, इसका नाम F2 दे देंगे, मतलब फोर्स 1 और फोर्स 2 एक्ट्स ऑन इट्स टू एंड्स, मतलब दोनों एंड की और यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, एक इधर काम, एक देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ये पहला एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया, इधर काम कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एंड में हम लोग का फोर्स लग रहा है, प्लस वाला और माइनस वाला। हम जानते हैं कि जब दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, तो वह एक कपल का जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक कपल जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, है ना, टू फोर्सेस ऑफ अ कपल। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। जब कपल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क भी जनरेट होगा, है ना। देन द टॉर्क exerted by the couple। चलिए एक टॉर्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, टॉर्क एक्सर्टेड हो रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, कि टाउ बराबर क्या होता है, तो टाउ बराबर यहाँ पे होता है क्यू ई इंटू, है ना, डाइपोल मोमेंट इनटू फोर्स। तो फोर्स क्या लग रहा है, 2a साइन थीटा, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये फोर्स हमारा हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं कि 2a जो साइन थीटा है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2a क्यू हमारा क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा, क्यू ये क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा। तो पी ई साइन थीटा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क का जनरेट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि P का वैल्यू जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो Q इंटू 2a होता है, ठीक है, Q इंटू 2a होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2a भी दिख रहा है और Q भी दिख रहा है, इसको हम लोग P बना देते हैं, तो P साइन थीटा हो जाएगा। चलिए टॉर्क हमारा यहाँ पे निकल गया। अब हमें टॉर्क क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स जब फोर्स पे हम लोग का कोई भी मतलब फोर्स लगा रहे हैं
है ना, और डिस्प्लेस हो रहा है कुछ दूर तक, तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोई कुछ काम हुआ है। अब ये जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या करेगा, कुछ काम करेगा, ये घूमेगा, ठीक है। तो जैसे ये डिस्प्लेस होगा वैसे हमारे पास एक वर्क डन होगा, काम होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं द स्मॉल वर्क, छोटा सा काम हम लोग का होगा। क्यों? क्योंकि एंगल से ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। एंगल से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इसलिए हम लोग स्मॉल वर्क यहाँ पे निकालेंगे, वर्क डन, या फिर चलिए स्मॉल वर्क डन, है ना। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बढ़ेगा। लैंग्वेज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू, छोटा सा काम हो रहा है ना, छोटा सा डिस्प्लेस हो रहा है तो छोटा सा काम। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। डी थीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि थीटा से ये डिस्प्लेस हो रहा है, थीटा से क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, है ना। और हम जानते हैं कि टाउ का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने जा रहे हैं। वर्क डन हमें पता चल गया कि वर्क डन बराबर क्या होता है, तो टाउ डी थीटा होता है, और टाउ डी थीटा, टाउ का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए पी साइन थीटा, साइन डी थीटा, ठीक है। चलिए अब कंप्लीट हम लोग वर्क यहाँ पे निकालते हैं। तो वर्क डन को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, है ना। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा डब्ल्यू आएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी काम शुरू करते हैं तो जीरो से करते हैं, और कुछ काम होता है तो वो फाइनल रिजल्ट आता है हम लोग का, ठीक है। तो इसलिए डब्ल्यू बराबर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाएगा। और इसको हम लोग, अच्छा यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो थीटा 1 से शुरू करेंगे, मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से हो सकता है, या फिर 30 डिग्री या 45 डिग्री या कुछ भी से शुरू हो सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 यहाँ पे दे रहे हैं लिमिट, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये फाइनल हम लोग का हो गया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका कि डब्ल्यू, ये काम हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए पी तो हम लोग का कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो पी को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ये आप लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, या फिर नहीं पढ़े हैं तो एक दिन हम पूरा बेसिक का क्लास लेंगे, जिसमें सारे जितने भी फिजिक्स में फार्मूलाज कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसको हम एक क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फिलहाल अभी समझते हैं कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट थीटा 1 है, अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, तो इंटीग्रेशन तो कर दिए। अब अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट को बाद में पुट करते हैं। और यदि इसको हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा पी, माइनस को भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 होगा, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि एक वर्क डन ही क्या होता है, हम लोग का एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी के फॉर्मेट में। कौन सा एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। वर्क डन इज स्टोर। चलिए इसको लैंग्वेज में एक बार लिख देते हैं। हाँ फाइनल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे कि दिस वर्क डन is stored as the potential energy को U से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है वो स्टोर हो रहा है किसमें, एक एनर्जी के फॉर्म में। और कौन सा एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वर्क डन स्टोर हो रहा है एक पोटेंशियल एनर्जी में। तो U इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए क्लियर हो गया।
और ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आपको आता है, इसलिए पूरा डिटेल में हम आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया हो, है ना। क्या पूछ रहा था हमसे? पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। तो किससे पूछा था? तो डाइपोल से। डाइपोल को कहाँ रखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। वो भी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो वो रोटेट करने की कोशिश करेगा और वहाँ से वो क्या देगा? हमें एक एनर्जी देगा जो कि क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट हम लोग का ये आ गया। ठीक है, चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और यदि कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।